सभी इदम प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभाशीष। और बहुप्रतीक्षित थर्ड फेज में हम लोग प्रारंभ से, पुस्तक के प्रारंभ से, इदम नोट्स के प्रारंभ से चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2 पेज हमारे परिचय के लिए हैं और जो थर्ड पेज है वहाँ से हमारा शुरुआत में मनोविज्ञान साइकोलॉजी परिचयात्मक प्रारंभ होती है। तो अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 3 निकालें जो प्रारंभ से है, और यहाँ से चलते हुए तकरीबन 200 पन्ने हमें कवर अप करने हैं एग्जाम तक, जिससे आपका एक रैपिड रिवीजन हो जाए और अच्छी तरह आपके मस्तिष्क में धारणा बैठ जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। इसके अलावा जो अंग्रेजी के प्रतिभागी हैं उनको इंग्लिश पेडागोजी का अभ्यास भी कराया जाएगा। तो ये दोनों विषय जो कार्य है शेष, उसको पूरा करेंगे। इसके साथ आपको ये भी मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा कि जो पिछले वीडियो हैं उनको भी लगातार एक बार देख लें एग्जाम तक। इसके लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर और उसे फास्ट करके भी आप बहुत सारे वीडियोज को कम समय में देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी परिचयात्मक। आप चाहें तो अपनी पुस्तक सामने रख लें और ये ईयरफोन अपने कान में लगा के वो अभ्यास भी कर सकते हैं या स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक और लोगस। ये जो साइक शब्द है, जिससे हम कहते हैं साइको है, साइक है, ये मन या दिमाग का प्रतीक है। पूर्व में इसका अर्थ हुआ करता था सोल या आत्मा। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का प्रारंभ में अर्थ होता था आत्मा का विज्ञान, और आज इसका अर्थ है मन का विज्ञान, इसलिए मनोविज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसका उद्देश्य है प्राणी के व्यवहार को कैसे नियंत्रित करें, कैसे अच्छी तरह से समझें, इसमें यह हमारी मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने बच्चे को व्यवहार में परिवर्तन लाके अधिगम कराना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं तो मैकडूगल की यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करके अच्छी तरह समझने में सहायता करता है। अगर आप व्यवहार को ठीक तरह से समझ लेंगे तो उसे बदल भी सकेंगे। एंड लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर। कई बार आपसे यह बात मैं निवेदन कर चुका हूं। इसलिए मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 3 हिस्सों में हमें यह चीज पढ़नी होती है। क्या क्या चीज है, फिर से दोहराइए। मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल पेडागोगी, 3 चीजों का हमें अध्ययन करना होता है। तो मनोविज्ञान को अत्यधिक संतोषजनक रूप में मानव व्यवहार के विज्ञान में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर आप ये कहें कि मनोविज्ञान को सबसे बढ़िया तरीके से क्या कहा जा सकता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जा सकता है। इससे यह भी सिद्ध हो रहा है, ये पित्सबरी की परिभाषा है। ध्यान दीजिए, पूरा नाम है वाल्टर बोर्स पित्सबरी। पित्सबरी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने कहा कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्यवहारवाद हमारे मनोविज्ञान का मूल है। चौथा बिंदु आप यहां गौर करेंगे, मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों को परिवेश के संबंध में जोड़ता है। तो देखिए, वुडवर्थ आएंगे तो परिवेश की बात लेकर चलेंगे। तो जो तीसरी परिभाषा या चौथे बिंदु में हमने देखा है वो इसकी भी बात करेंगे। अब मनोविज्ञान वाली कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हमें ध्यान में लेना है। पहली परिभाषा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण आया, वुडवर्थ लगा दो, वातावरण वुडवर्थ। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, प्रत्यक्ष गैरीसन, याद कीजिए, क्योंकि मानव व्यवहार तो और लोगों में भी आया है लेकिन प्रत्यक्ष शब्द गैरीसन में आया है, तो लगा दीजिए प्रत्यक्ष गैरीसन। इसके बाद है बहुत ही फेमस परिभाषा है जिसे व्यवहारवाद की प्रमुख परिभाषा कहा जाता है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। अब इसे कौन कहेगा? व्यवहार को निश्चित कौन करेगा? जिसने व्यवहारवाद बनाया हो। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। तो व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ये वाटसन की परिभाषा हो गई। इसके बाद आइए मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का। तो आचरण और व्यवहार दोनों जोड़ देंगे तो मैकडूगल आएंगे, क्योंकि मैकडूगल ने हमें बहुत सारे मन को समझने वाली चीजें हमें दी हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध। अब देखिए, क्रो एंड क्रो 2 हैं, ये 2 लोग। तो एक कहेगा मानव व्यवहार, दूसरा कहेगा मानव संबंध। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा हो गई। स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो अनुभव शब्द आ जाए तो स्किनर लगा दो, क्योंकि स्किनर में व्यवहार और अनुभव दोनों चीजें हैं।
मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का, तो जीवित व्यक्ति गार्डनर मर्फी, ऐसे याद कर लो, जीवित व्यक्तियों का वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन कराता है। चूंकि वातावरण को आप वुडवर्थ को दे चुके हैं तो जीवित व्यक्ति शब्द से ध्यान कर लेंगे तो गार्डनर मर्फी हमें ध्यान रहेगा। अब बात आती है मनोविज्ञान के विविध संप्रदायों का विकास कैसे हुआ। संप्रदाय होते क्या हैं? देखिए, संप्रदाय होते हैं जब किसी विषय को समझने के लिए एक विद्वान कोई बात कहता है और उसके समर्थन में बहुत सारे विद्वान धीरे धीरे आने लगते हैं तो एक स्कूल बन जाता है वो पूरा, और उसी स्कूल को हम लोग संप्रदाय के नाम से जानते हैं। अप्रोच भी कहते हैं इसे, उपागम या वाद, स्कूल, अप्रोचेज या संप्रदाय ऑफ साइकोलॉजी। आइए ध्यान देंगे। सबसे पहले पहला बिंदु देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक रूप से प्रारंभ 1879 में माना जाता है। यह नाम याद करिए, जर्मनी के विलियम वुंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1832 से 1920 के बीच में हुए, सामान्य आपके अनुभव के लिए। मनोविज्ञान संबंधी प्रायोगिक कार्यों के लिए जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए इनको आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जर्मनी के विलियम वुंट साहब को। तो इसलिए इनको, जब इन्होंने कहा कि मैं साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग कर रहा हूं और एक प्रयोगशाला बना रहा हूं, तो एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई। इसके बाद अगर अपन देखें तो मनोविज्ञान के विभिन्न उपागम हमारे सामने आते हैं। 4 उपागम इस समय आपको दिख रहे हैं। संरचनावादी, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरिज्म। दूसरा है प्रकारवादी, फंक्शनिज्म। तीसरा होता है संज्ञानवाद, कॉग्निटिज्म। और चौथा होता है व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि वर्तमान में हम संज्ञानवाद और व्यवहारवाद यानी तीसरा और जो चौथा है वो तो हमारा पीछे छोड़ ही नहीं सकता, और हमारे पिछले जो आदिकाल के हैं संरचनावादी और प्रकारवादी, इनकी वजह से ही आगे चीजें बढ़ी और जन्म लिया, तो इसलिए हम इनको भी ध्यान में रखते हैं। अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले और पुरानी बात जो आई थी वो थी संरचनावाद। अब आप एक चीज ध्यान करें कि स्ट्रक्चरिज्म होता क्या है। देखिए, संरचनावाद और रचनावाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। संरचनावाद को हम स्ट्रक्चर कहते हैं और रचनावाद को कंस्ट्रक्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर खड़ा होता है तैयार पहले से, और कंस्ट्रक्ट रचनावाद बनाना होता है। तो रचनावाद की जब आप बात करोगे तब आपको जीन पियाजे का नाम याद आना चाहिए, लेकिन संरचनावाद पुरानी चीज है, तो इसको ध्यान करोगे पुरानी चीज में क्या कह रहे हैं। संरचनावाद या स्ट्रक्चरिज्म जो अप्रोच है उसकी स्थापना टिचनर ने की, जो विलियम वुंट के ही शिष्य थे। विलियम वुंट कौन है? जिन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली। अब विलियम वुंट के शिष्य हुए टिचनर। इनने कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है और अंतर्निरीक्षण, खुद का अंदर झांक कर हम इसको अनुभव कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल है। इन्होंने कहा हमारे अंदर चीजें हैं, वो क्या है? संवेदना यानी सेंसेशन, प्रतिमा यानी इमेजिनेशन, और अनुराग यानी अफेक्शन। 3 बिंदु ये लेके चले, और ये कुछ कुछ फिलॉसफी से ही मिलती हुई चीज थी कि हमारा सेंसेशन कैसे काम करता है, छूना, महसूस करना, इंद्रियां। प्रतिमा, हम इमेजिनेशन कैसे कर लेते हैं, और अनुराग यानी हम किसी चीज से लगाव कैसे महसूस करते हैं। तो विलियम वुंट के समय में अंतर्निरीक्षण विधि प्रमुख थी, इंट्रो इंस्पेक्शन, खुद को देखना। तो ये एक संरचना का अध्ययन कर रहे थे ये लोग, मानसिक प्रक्रिया और अनुभव को समझने की शुरुआत में कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये संरचनावाद था। संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में आप विलियम वुंट को ही ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही शिष्य ने इसे आगे बढ़ाया। लिम्पजिंग जो जर्मनी में, वहां प्रयोगशाला खोली, आप अच्छी तरह जानते हैं। जटिल अनुभव है जो दिमाग के, उनको समझने की उन्होंने कोशिश की। टिचनर ने इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन यहां संरचनावाद ने केवल इतना काम किया, वो क्या है? संरचनावादियों ने नंबर 1 मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। व्यवहार के अध्ययन की अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन माने इंट्रो इंस्पेक्शन। देखो, 2 तरह से दर्शन कर सकते हैं आप, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। अंतर्दर्शन माने खुद के अंदर झांकना, बहिर्दर्शन माने साक्षात्कार, दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना। तो अंतर्दर्शन विधि एक तो दी इन्होंने, किन लोगों ने दी? हमको दी संरचनावादियों ने। और अंतर्दर्शन विधि के साथ साथ हमारे इस विषय को, मनोविज्ञान को फिलॉसफी से अलग कर दिया। पहली प्रयोगशाला का गठन किया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि केवल दिमागी संरचना, अनुभव और अनुभूति पर ही बल दिया इन्होंने, लेकिन विज्ञान के रूप में अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी थी, आगे बहुत सारी चीजें आनी थी। और एक चीज आई, वो थी प्रकारवाद, फंक्शन। तो संरचनावाद की जवाब में एक बड़ा नाम हमारे सामने आया, जो बहुत ही फेमस नाम है। विलियम वुंट के बाद जो बड़ा नाम आता है वो नाम है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने
मैंने आपसे पहले भी कई बार निवेदन किया है, साइकोलॉजी की एक चर्चित किताब भी लिखी, आगे देखेंगे किताब भी छपी होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये किताब इन्होंने लिखी। तो विलियम जेम्स हुए, विलियम बुंट के बाद विलियम जेम्स, जिन्होंने फंक्शनलिज्म पर बात की। इन्होंने कहा केवल चेतना का विश्लेषण करने से काम नहीं चलेगा, चेतना का फंक्शन देखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग करता क्या है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसकी उपयोगिता क्या है, कार्य क्या है। इससे प्रभावित हुए कॉर, जॉन डीवी, जेम्स एंजल और शिकागो यूनिवर्सिटी में इस पर काम हुआ। हालांकि बुंट ने प्रयोगशाला तो पहले बनाई दी थी, लेकिन जेम्स ने 1842-1910 में ये हुए थे। तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक करके मनोविज्ञान का जनक इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने पहली बार हमको किताब दी मनोविज्ञान की, और इस किताब का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये पहली किताब मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने भी एक प्रयोगशाला दी जिसमें और आगे काम किया गया। इसके अलावा इन्होंने कहा कैसे मेंटल प्रोसेस काम करती है। तो चूंकि काम करने की बात की तो इनके पूरे परिवार का नाम रखा गया प्रकार्यवाद। कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, इस पर जोर दिया जाता है। और ये पुस्तक का कवर पेज आप देख रहे हैं, उसी समय की ये पुस्तक है। फंक्शनलिज्म में यानी प्रकार्यवाद में विलियम जेम्स का नाम आता है। थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन, आप जानते हैं डार्विन का सिद्धांत था विकासवाद कि कैसे हमारा विकास होता है, ये उससे प्रभावित थे। तो इन्होंने हमारी कॉन्शियसनेस या दिमाग को समझने के लिए भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रयोग किया। प्रकार्यवादियों ने अपने अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ कैसे समायोजित होता है। चूंकि प्रकार्यवादियों से कुछ बड़े लोग भी प्रभावित थे, जिनमें पहला नाम है जॉन ड्यूबी का। जॉन ड्यूबी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री आप जानते हैं, ये अमेरिका के थे, प्रकार्यवाद के समर्थक के। कैटल जिनकी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, थार्नडाइक जो भी प्रभावित थे, वुडवर्थ ये भी प्रभावित थे। तो प्रकार्यवाद से ये काफी लोग प्रभावित थे। इनमें से आगे चल करके थार्नडाइक ने तो काफी और चीजों को प्रभावित किया, संबंधवाद बनाया और व्यवहारवाद को भी प्रभावित किया। वुडवर्थ जो कि बहुत बड़े हमारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री, इनकी बहुत परिभाषाएं मिलती हैं। तो ये बड़े विचारक भी प्रकार्यवाद से प्रभावित थे कि हाँ, केवल दिमाग की संरचना से काम नहीं चलेगा, वो काम कैसे करता है इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो निसंदेह मनोविज्ञान के प्रकार्यवादी संप्रदाय ने संरचनावाद की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया। लेकिन बड़ा परिवार तो आने वाला था और उसका नाम है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ये आया। इस स्कूल की स्थापना जेबी वाटसन साहब ने की। इनका चित्र आप देख रहे हैं। संरचनावाद का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा भाई संरचनावाद से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति व्यवहार कैसा करता है इसी से पूरा अधिगम जुड़ा हुआ है। तो व्यवहारवाद आज आप जानते हैं कि सबसे बड़ा परिवार यही है। इसके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, न कि चेतन अनुभूति का। केवल कॉन्शियसनेस और आपकी जो अनुभूति है उससे काम नहीं चलेगा, आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं उस पर, यानी व्यवहार को पकड़ लेंगे अगर तो अपन मनोविज्ञान को भी पकड़ लेंगे। तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, इनका उपयोग किया जाता है। यानी ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद में जब आप जाओगे तो व्यवहार वाले क्या करेंगे, दूसरे का परीक्षण करेंगे, कंडीशनिंग करके देखेंगे, परीक्षण करके देखेंगे, शाब्दिक रिपोर्ट लेंगे, यानी वो व्यवहार से मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगे चल के इसमें कौन कौन बड़े लोग आए, पावलोव, स्किनर, गुथरी, टोलमैन। अब गुथरी और टोलमैन है वो गेस्टोल्टवाद बनाया इन्होंने, है ना, जिसमें से कुछ बाद में गेस्टोल्टवादी हो गई, लिखा हुआ है। लेकिन ये आए, सामने आए और व्यवहारवाद को ही आगे चल के कुछ अन्य रूपों में भी दिखाई देता है। व्यवहारवादी उपागम क्या है? सन 1910 के आसपास जॉन वॉटसन जो कि व्यवहारवाद के प्रणेता हैं, इन्होंने मन और चेतना यानी माइंड एंड कॉन्शियसनेस के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय यानी मुख्य विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। ये मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि व्यवहारवाद में वाटसन और पावलोव दोनों का बड़ा योगदान रहा। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन और सत्यापन पर आधारित होना चाहिए। यानी हम व्यवहार को पहले देखें और फिर सत्यापित करें तो हम अपने बच्चे के बारे में, मनुष्य के बारे में बहुत कुछ चीजें निकाल सकते हैं। उन्होंने उद्दीपक और उत्तेजना, स्टिमुलस जिसे कहते हैं, और अनुक्रिया यानी रिएक्शन जिसे कहते हैं, उस पर बहुत ध्यान दिया। और उन्होंने कहा कि यदि किसी के प्रति हम उत्तेजना बढ़ाते हैं, अनुक्रिया होगी उसकी, और उस उत्तेजना के द्वारा जो अनुक्रिया हमें मिलेगी, जो व्यवहार हमें मिलेगा, उससे हम उसके मन को पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, व्यवहार का मतलब होता है करना, कुछ करो, और लर्निंग बाय डूइंग भी हमारी बड़ी थ्योरी है।
तो ये गतिक क्षेत्र है, ये डायनेमिक क्षेत्र है। जब व्यक्ति या हमारा बच्चा जो लर्नर है कुछ करने के लिए तैयार होगा व्यवहार के लिए, तो वो डायनेमिक होगा, गतिशील होगा। प्रयास एवं त्रुटि, थॉर्नडाइक चूंकि इसके समर्थक थे तो यही निकल के आया व्यवहारवाद से। जब आप कुछ करोगे तो गलती भी होगी, आप फिर से प्रयास करोगे और इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो चेतना अपने आप सुधरती चली जाएगी। प्रशिक्षण और अभ्यास से आचरण में परिवर्तन को व्यवहारवाद में महत्व दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? व्यवहारवाद में खाली स्थान को महत्व दिया जाता है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास से आचरण में परिवर्तन, यही तो हमारा मूल अधिगम है। और व्यवहार क्या चीज होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। व्यवहारवाद में व्यवहार शब्द का अर्थ है ऐसे व्यवहार जो खाली स्थान है। क्या खाली स्थान है? अवलोकनीय है, प्रेक्षणीय है, देखे जा सकते हैं। यानी काल्पनिक चीजों की बात नहीं है, जो देखे जा सकते हैं, जिनका प्रेक्षण हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, उन्हीं की बात करते हैं। व्यवहारवाद का जो जनक है वो वाटसन को माना जाता है। जेबी वाटसन हुए, इनका पूरा नाम जॉन ब्रोडस वाटसन था। आप 1878 से 1958 तक जिए। आप अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सन 1913 में संरचनावाद और प्रकारवाद से आगे बढ़कर उसका विरोध करते हुए इन्होंने व्यवहारवाद की बहुत अच्छी स्थापना की। यहां आप देख रहे हैं, वाटसन का मानना था कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित नहीं होगा, वो अपने माहौल से निर्देशित होता है। अगर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना है तो इसके लिए उसे कोई बाहरी उत्प्रेरक देना पड़ेगा, और जब वो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा तो वो जैसा करेगा हम उसको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, उसी से हम उस व्यक्ति की प्रवृत्ति का पता लगाएंगे। इसलिए आज भी हमारे गांवों में एक बात प्रचलित है, क्या उसके बारे में सुना है लेकिन हम बत्ते तो तई ना बातें। तो ये जो बरतना है जिसे आप खुद भुगतोगे, जो उसका प्रेक्षण करोगे, बरतोगे, बर्ताव करोगे, उस चीज को महत्व व्यवहारवाद में दिया जाता है। और इसलिए आज भी अधिगम और व्यवहार को इकट्ठा मिलाकर देखा जाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का ऐसा संप्रदाय है जिसमें बिल्कुल तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ यानी सही सही सटीक विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवाद एक ऐसा संप्रदाय है जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। व्यवहारवाद आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस बात का विश्वास रखते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। इसलिए एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा सौंप दिया जाए तो मैं उसे जो चाहूं वो बना सकता हूं। हाँ, आप मुझे बच्चे दे जाएं, 4 बच्चे, उनमें से जिस बच्चे को जो बनवाना चाहते हैं मैं वो तैयार कर दूंगा। जो बनाने का मतलब उसका व्यक्तित्व, क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्ति के व्यवहार में प्रशिक्षण और अभ्यास से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये किस फेमस व्यक्ति का कथन है? ये प्रसिद्ध व्यवहारवादी, व्यवहारवाद के जनक वाटसन का कथन है। इस प्रकार ये माना जाता है, 10वां बिंदु बता रहा हूं, इस प्रकार ये माना जाता है कि व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, चूंकि ये वही बात हो रही है 1910 से 13 के बीच की बात है, और विश्व युद्ध भी आप देख रहे हैं 1914 की बात है, तो उसी दरमियान ये बात हो रही थी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे स्वीकार किया। वाटसन इसके प्रवर्तक थे। व्यवहारवादियों ने महसूस करने और मापने योग्य चीजों पर जोर दिया। जो चीजें नापी नहीं जा सकती, जिनका अस्तित्व नहीं है, तो कैसे पकड़ेंगे? तो इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए पशुओं के अध्ययन पर भी जोर दिया, यानी जानवरों का अध्ययन करने पर। और आप देखते हैं इसलिए कुत्ता, बिल्ली, इन सब के प्रयोग हुए। खरगोश पर प्रयोग वाटसन ने किया। व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिकवादी, यांत्रिक व वस्तुनिष्ठ रूप देकर नए युग का सूत्रपात किया। वाटसन के व्यवहारवाद की काफी आलोचना तो लोगों ने की, लेकिन फिर भी व्यवहारवाद ने लियोनार्ड क्लार्क हल हुए, एडवर्ड टॉलमैन हुए, B.F. स्किनर हुए, ऐसे बड़े विद्वानों पर बहुत छाप छोड़ी और ये आगे चलकर अपना कार्य करने पर तैयार हुए। व्यवहारवादियों ने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूपेण नकार दिया। ये इनकी कमी है, क्योंकि ये केवल वातावरण में उद्दीपक के प्रति मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होती है, किस परिस्थिति में व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया देता है, बस इसी पर जोर दिया। तो मोटिवेशन पर जोर है, रीइंफोर्समेंट पर जोर है, यानी अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर जोर है, लेकिन वंशानुक्रम से ये चूक जाते हैं। तो देखिए, हर एक चीज में हर एक चीज तो नहीं मिल सकती, इस पर हमें ध्यान करना चाहिए। और एक और जो संप्रदाय मिलता है हमें, वो मिलता है गेस्टोल्टवाद या गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी के बर्दाइमियर, ध्यान दीजिएगा, बर्दाइमियर बड़ा नाम है, मैक्स बर्दाइमियर ने की। बर्दाइमियर 1880 से 1943 के बीच में हुए और इन्होंने भी गेस्टोल्टवाद 1912 के आसपास दिया। गेस्टोल्टवाद के अनुसार
मनोविज्ञान व्यवहार और चेतना दोनों का संपूर्ण विज्ञान है। ये व्यवहार में संपूर्णता पर बल देते हैं। इसलिए जब आपसे कहा जाए समग्रतावाद किसे कहते हैं, संपूर्णतावाद किसे कहते हैं, तो गेस्टोल्टवाद को ही हम अखंड मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। इस स्कूल के अनुसार संपूर्ण अपने अंश से भिन्न होता है। इन्हें हम पूर्णतावादी, साकल्यवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तीसरा बिंदु देखेंगे, इस संप्रदाय के विकास में दो अन्य मनोवैज्ञानिकों का भी योगदान था और इनका नाम है कॉफका और कोहलर। तो आप देखिए तीन नाम जुड़ गए, बर्दीमियर, कॉफका और कोहलर। इन तीनों ने गेस्टोल्टवाद का विकास किया। दूसरे शब्दों में समग्रता का सिद्धांत, टोटलिटी का सिद्धांत यानी गेस्टोल्ट थ्योरी के प्रवर्तक बर्दीमियर उनके सहयोगी हुए। गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ होता है, देखिए क्वेश्चन बनता है यहां से, गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्ण आकार। आपको कंप्लीट, जैसे बच्चे को फूल के बारे में बताना है तो उसको पीस कर नहीं ले जाओगे आप, उसे अलग अलग उबाल के नहीं ले जाओगे। जो फूल है पूरा का पूरा फूल उसके सामने रखोगे, तब वो कमल की कंसेप्ट या गेंदा की कंसेप्ट समझेगा। पांचवा बिंदु जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको इटैलिक और बोल्ड किया है, समस्या समाधान के लिए अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया गया। यानी गेस्टोल्टवाद में ही एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे का नाम है सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और ये कोहलर नामक वैज्ञानिक ने वनमानुषों पर जो प्रयोग किया, सुल्तान नामक चिंपांजी पर, उस कोहलर के प्रयोग को ही हम सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि गेस्टोल्ट का ही एक उसी का अंश है, उसी का एक रूप है। कोहलर ने अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या में लाइव स्पेस शब्द का भी प्रयोग किया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव। यानी कि जब आपके सामने, चिंपांजी के सामने पूरी परिस्थिति रख दी, तो पहली बात तो बुद्धिमान होना चाहिए उसका, प्रत्यक्षीकरण यानी चीज को सामने देखने वाला होना चाहिए, और अनुभव हो जाए उसे वहीं। तो व्यक्तित्व का यह सिद्धांत है। लेकिन इसमें हम पर्सनैलिटी व्यक्ति की कैसी है उस पर ज्यादा गौर न करते हुए बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव को गौर करते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ कैसे आती है व्यक्ति में? जब वो संपूर्णता में कोई चीज देखता है। भले ही संपूर्णता घटकों से बनी है, लेकिन संपूर्ण की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन पानी की अपनी विशेषता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पीकर तो हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो जो संपूर्ण चीज है वो घटकों से ही बनी है, लेकिन घटकों से अलग भी होती है। तो टोटल अप्रोच के साथ ही बच्चों के सामने चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा? सूझ का सिद्धांत या गेस्टोल्ट थ्योरी कहती है कि बच्चों को चीजें समग्रता या पूर्णता के रूप में ही प्रस्तुत की जाएं, ताकि वे अपनी सूझबूझ से उसके अर्थपूर्ण संबंधों को समझ सकें। दूसरे शब्दों में अंतर्दृष्टि अधिगम समग्र आकृति का प्रत्यक्षण कर देता है, यानी हमारे सामने सारी चीजों को सामने लाकर रख देता है। 11वां बिंदु देखें, समग्रतावाद या गेस्टोल्टवाद वास्तव में किस पर आधारित है? अंडरस्टैंडिंग, तीव्र गति से सूझबूझ। सूझबूझ का सिद्धांत तीव्र बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गेस्टोल्टवादी सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत है वो किसके लिए लागू है? देखिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, क्योंकि तीन चीजें अनिवार्य बताई इसमें, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण। तो बुद्धि के लिए तीव्र बुद्धि, आईक्यू अधिक होना आवश्यक है। 13वां बिंदु है, गेस्टोल्ट प्रयोगों के आधार पर ही भाषा शिक्षण में पहले पूर्ण वाक्य और फिर शब्द पढ़ाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई भाषा शिक्षक पहले पूर्ण वाक्य बच्चे से बुलवा रहा है, फिर उनका विश्लेषण कर रहा है वाक्यों का, तो ये कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो उत्तर है गेस्टोल्टवाद का प्रयोग कर रहा है। 14वां बिंदु देखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समग्रतावाद या गेस्टोल्टवाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान की संप्रदाय का उद्भव हुआ। गेस्टोल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका अर्थ होता है संपूर्णता या व्यवस्थित, समग्र, टोटल। बर्दीमियर, मैक्स बर्दीमियर और वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट लेविन, कुर्ट कोफका, ये प्रमुख गेस्टोल्टवादी थे। इन्होंने कहा कि अनुभव और व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में अध्ययन नहीं कर सकते, यानी संरचना और व्यवहार दोनों को मिलाकर ही काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अवयवों की तुलना में संपूर्ण का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पीने से वो तृप्ति नहीं होगी जो जल को पीने से होगी। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि की भूमिका पर बड़ा बल दिया।
गैस्ट्रोल्टवादी किसी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखते हैं, उनके तत्व को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। समस्या परिस्थिति के समाधान के लिए अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का महत्व देते हैं। संबंध अचानक खोज लेते हैं, पहचान लेते हैं, यही इनकी अंतर्दृष्टि है। गैस्ट्रोल्टवादी सीखने के उद्देश्यों और अभिप्रेरणा पर बहुत जोर देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस और अन्य चीजों पर चर्चा करेंगे।